हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 31 मार्च को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमॉन्ग यूथ। इस आर्टिकल के थ्रू एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ एंड सजेस्ट सम मेजर्स। इसके अलावा प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। प्री में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल से, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपांशन हिट ट्राइबल्स। इस आर्टिकल के थ्रू हम कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, डील 30x30 के बारे में बात करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ट्राइबल्स के लिए खतरनाक हो सकता है, उनके राइट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। ये एस्पेक्ट आपका मेंस वाला एस्पेक्ट रहेगा। ठीक, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज, और उसकी लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगी। आप मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाई इज अनएम्प्लॉयमेंट हाई अमॉन्ग यूथ। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी की बात करेंगे, बेरोज़गारी इतनी हाई क्यों है उसके रीजंस की बात करेंगे, प्लस ये बात करेंगे कि बेरोज़गारी युवाओं में इतनी ज़्यादा क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसी के ऊपर यह आर्टिकल आया है। इसके अलावा हम कुछ मेजर्स की बात करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन की बात करेंगे। यहाँ पर ILO की एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उससे रिलेटेड डेटा के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे जस्टिफाई किया जाएगा किसके थ्रू, डेटा के थ्रू जो रिपोर्ट रिलीज की गई है। उसके बाद रीजंस देखेंगे और उसके बाद मेजर्स देखेंगे। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। UPA 1 UPA 2 दोनों पीरियड में 2004 से 14 तक के ग्रोथ अच्छी रही, लेकिन उस पीरियड में जो जॉब्स हैं वो उतनी नहीं आई, और NDA 1 और NDA 2 में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल पिछले 2 दशकों में जो इंडिया की ग्रोथ है वो तो ठीक थी, लेकिन जो जॉब्स हैं वो उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की जाएगी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली आप डेटा अपने मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल आया क्यों है पहले ये देख लेते हैं। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज़ की गई मार्च 26 को। किसके द्वारा ये प्रिपेयर की गई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ इसको याद रखेंगे, आपको प्रीलिम्स में ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज़ किया है आपको, क्योंकि ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, हो सकता है आपको दिमाग में ना आए कि ये ILO भी इसमें शामिल हो सकता है, और एक ऑप्शन ILO भी रहेगा। तो इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कॉमन सेंस से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। जो रिपोर्ट है किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स। जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के अराउंड, एजुकेशन के अराउंड और उनकी स्किल्स के अराउंड। इसमें इंडियन लेबर मार्केट के 2 डिकेड का डेटा को एनालाइज किया गया है, इंक्लूडिंग द कोविड-19 ईयर्स। और रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिस्टेड की गई है? इमर्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। जो लेबर मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसकी बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि ग्रोथ बढ़ रही है तो जॉब्स बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, अगर जॉब्स आ रही है, क्रिएट हो रही है तो किस सेक्टर में हो रही है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में। ये सारी चीज़ों पर रिपोर्ट में फोकस किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करते हैं वो है डेटा।
डेटा यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और प्री के पर्सपेक्टिव से तो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स है इसके बारे में बात करते हैं। पहला डेटा है डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड। पहला डेटा में क्या बात करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 61% इन 2011, 64 इन 2021 एंड प्रोजेक्टेड टू रीच 65 इन 2036। ठीक, वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब 15 से 59 ईयर्स के लोग। टोटल पॉपुलेशन में इनका प्रपोर्शन 2011 में कितना था, 61%। 2021 में कितना हो गया, 64%। और 2036 में कितना होने वाला है, 65%। जब इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक करेगा तो उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन हाईएस्ट लेवल पर होगी, 66 के आसपास ये हो सकती है। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो जो है बहुत कम होता है। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं, जो आपके फादर मदर हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, या फिर आपके बच्चे हैं। तो ज़्यादातर अभी जो हमारी पॉपुलेशन 27-28 साल की है, और 27-28 साल वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इनके फादर अभी रिटायर नहीं हुए, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं कर रहे। इनकी शादी नहीं हुई है, इनके खुद के बच्चे नहीं हुए, तो ये पैसा जो बच्चों के देखभाल पर, उनकी केयर पर, उनके एजुकेशन पे जाता है, ये सारा पैसा बच गया। फादर को कोई पैसा नहीं देना है, तो सारा पैसा अब किसके पास है, बच्चों के पास है। और ये उन पैसों से क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ एक्सपांशन करने का सोच रहे हैं, कुछ बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो ये पैसा जो कंजम्पशन में जाता है, डिपेंडेंसी रेशियो के कम होने से ये पैसा अब चैनलाइज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जॉब्स आएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगी। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रहती है, डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है, तो ओवरऑल ग्रोथ होने की संभावनाएं कहीं ज़्यादा होती है। और इंडिया के पास अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 7 से 8 मिलियन जो यंग लोग हैं वो हर साल लेबर फोर्स में जुड़ रहे हैं। और जो प्रपोर्शन ऑफ यूथ है गेटिंग एन एजुकेशन वो भी बढ़ चुका है। पहले जो प्रपोर्शन था 2000 में वो 18% था, जो यंग लोग लेबर फोर्स में आ रहे थे उसमें से केवल 18% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे आते थे। अब ये प्रपोर्शन कितना हो चुका है, 35% के आसपास हो चुका है। इसका मतलब अगर 100 में 100 लोग आज लेबर फोर्स से जुड़ रहे हैं, जॉब चाहते हैं किसी तरह की या जॉब कर रहे हैं, तो उसमें 35 ऐसे होंगे जो प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे। इसके अलावा जो परसेंटेज ऑफ यूथ है इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये डिक्रीज हुआ है 2000 से 2022 के बीच में। क्या मतलब है इसका, जो यंग लोग है ना मार्केट में आ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इनका परसेंटेज कम हो चुका है, 52% हो गया है। किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने वाले यंग लोगों का परसेंटेज कम हो रहा है। और यही तो चिंता है कि जो यंग हैं वो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो यूपीएससी, एसएससी और कई तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। जब तक कि वो तैयारी करेंगे तब तक जॉब ना ढूंढेंगे और ना जॉब वो करेंगे। तो इसके कारण जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले यंग लोग हैं उनका परसेंटेज 2000 में 52% था, अब 2022 में ये परसेंटेज कम होकर 37% हो चुका है। ठीक, तो जो रिपोर्ट है उसमें मेनली बात की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रीडोमिनेंटली किसके बीच में है, यंग पीपल के बीच में है। और स्पेशली अगर यंग पीपल सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन ले चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो उन्हें जॉब मिलने में कहीं ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2022 का ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी डेटा के ऊपर। ये डेटा दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी आ सकता है आपको अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग यूथ के ऊपर, और उससे डील करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं, प्लस आप उसमें जो है सारी चीज़ें लिख सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन या मेजर्स दिए जा सकते हैं। ये डेटा क्या है, 2022 में इंडिया में द शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन वॉज 82.9%। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल 100 लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो उसमें 82 लोग ऐसे हैं जो कि यंग हैं, 27-28 साल के बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं
और काफ़ी इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है। मेन प्रॉब्लम किसके साथ है? जो पढ़े लिखे यंग लोग हैं उनके साथ, उन्हें आसानी से जॉब नहीं मिल रही है। और इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि अच्छी जॉब क्रिएट नहीं हो रही। जो पढ़ लिख लेता है, जो पीएचडी कर लेता है, वो पियून की जॉब करना नहीं चाहेगा, वो छोटे स्तर की जॉब नहीं करना चाहेगा, वो लेबर वाली जॉब नहीं करना चाहेगा, और उसके हिसाब की उसे जॉब नहीं मिल रही है। इसलिए भी बहुत बड़ा एक ये रीज़न है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमॉन्ग यूथ वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो टोटल जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसमें 82% लोगों कौन है? जो यंग लोग हैं, जो यूथ है इंडिया का। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट रीज़न की बात कर लेते हैं। क्या रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है अमॉन्ग यंग पीपल्स? तो दो मेन रीज़न तो हैं ही। पहला रीज़न कि जो अपॉर्चुनिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। सही बात है ये। अगर आप यूएस में जितना आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, अगर यूएस में इतना पढ़ लें तो आप नासा में साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं आपको इतना लिख के देता हूँ। इनफैक्ट जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं 16 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना अगर वो यूरोप की किसी भी कंट्री में पढ़ते तो टॉप साइंटिस्ट या टॉप ऑफिसर्स होते वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं कि हम फेल हो गए, पर यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि शुरू के 10 लोग जो है टोटल सीट्स हैं और 11वां जो बच्चा है वो इन 10 से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या 15वां बच्चा इनसे कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या 50वां या 100वां बच्चा, सब एक ही जैसे हैं। बस उस दिन एग्ज़ाम में कुछ ने कुछ गलतियां कर दी, कुछ ने नहीं की, और उसी के बेसिस पे ये 10 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी 90 या 9,000 या 90,000 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसमें हमारी गलती से ज़्यादा सिस्टम की भी गलती है। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है ही नहीं, जबकि सब एक ही कैलिबर के यहाँ पर बच्चे हैं, कट थ्रोट कंपटीशन होने के कारण। तो पहला रीज़न है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा रीज़न है कि सारे बच्चे अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल सारे बच्चे भी अच्छे नहीं हैं। हो सकता है 900 बच्चे अच्छे हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि सिविल सर्विस में भी 6 लाख 5 लाख लोग देते हैं। सीरियस एस्पिरेंट कितने होते हैं? 1 लाख के आसपास, और वो कैलिबर भी रखते हैं और वो एक समान भी हो सकते हैं। फिर वो उसमें 10,000 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं प्री में, वो ऑलमोस्ट सेम कैलिबर के होते हैं, उसमें भी 2,500 सिलेक्ट होते हैं। तो ये सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम कैलिबर के होने के बावजूद भी जॉब नहीं ले पाते हैं। उसका कारण है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो 5 लाख हैं वो जॉब इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि जो एजुकेशन उनको मिला है वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इसलिए अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। खासकर इंजीनियर्स में देखें तो सब लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाती है। उसका रीज़न ये है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन लेने के बाद भी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्किल ही नहीं आती। बस रोट लर्निंग करके पास हो जाते हैं और स्किल ले नहीं पाते। एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई नहीं है। उसके लिए भी आप एजुकेशन को जिम्मेदार ज़रूर ठहरा सकते हैं, लेकिन स्टिल बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रही है। ये 2 मेजर रीज़न हैं। तो इंडिया को जो फोकस करने की ज़रूरत है वो किस पे है? फॉर्मल एजुकेशन के साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग की जगह दोनों को सेपरेट करने की ज़रूरत है। टोटल इंडिया में 15% यूथ हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं 2022 में, लेकिन इसमें केवल 4 ऐसे हैं जो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाकी सब एजुकेशन के साथ में ये 6 महीने वो कोर्स कर लिया, 6 महीने ये कोर्स कर लिया, या 6 महीने की इंटर्नशिप कर ली, उसके साथ करते हैं। और वो इंटर्नशिप हम सब जानते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, वो नाम की इंटर्नशिप होती है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? जो जॉब्स क्रिएट भी हो रही है इंडिया में, 90% के आसपास जॉब जो क्रिएट हो रही है 2023 में, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ वो एंटरप्राइजेस जहाँ पर 10 से या 20 से कम लेबर काम कर रहे हैं उनको हम इनफॉर्मल सेक्टर के एंटरप्राइजेस कहते हैं। और इसमें अगर कोई जॉब क्रिएट हो रही है तो उसे इनफॉर्मल जॉब्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चाय वाला है, चाय खोला, उसने 3 लड़के रखा, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब आ जाएगी, इनफॉर्मल जॉब हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ठीक। तो यहाँ पर भी सब कुछ प्रॉपरली तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता, डेली वेजेस वाले लेबर होते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है, 90% जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में। दूसरा क्या है?
जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं उसमें भी इनफॉर्मल नेचर की जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब क्रिएट हो रही है उसमें 45% जो है इनफॉर्मल नेचर की जॉब्स क्रिएट हो रही है। अब फॉर्मल सेक्टर जैसे कि कॉर्पोरेट जो कंपनी है जहाँ 10 से या 20 से ज़्यादा लेबर काम कर रहे हैं, प्रॉपरली सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, ये सारी कंपनीज को हम फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज बोलते हैं और इसमें जो जॉब क्रिएट होती है उसे फॉर्मल सेक्टर जॉब्स कहा जाएगा। अब इसमें इनफॉर्मल नेचर की जॉब का क्या मतलब है? मान लीजिए टीसीएस या फिर इन्फोसिस अगर किसी को जॉब दे रही है इनफॉर्मल बेसिस पे, इनफॉर्मल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कि आप 1 साल तक काम करिए और हम आपको इतना पैसा देंगे, ना आपको जॉब परमानेंसी होगी, ना आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, ना सोशल सिक्योरिटी। तो ये सिमिलर हो जाएगा किसके जैसे? इनफॉर्मल नेचर, जैसे कि डेली वेजेस में लोग काम कर रहे हैं, बस यहाँ पर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो ये वाली जो जॉब होती है ये इनफॉर्मल नेचर की होती है और इसका प्रपोर्शन बढ़ते ही जा रहा है इकोनॉमी में। अब हमारे जैसे यंग लोग हम क्या सोचेंगे, यार सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, परमानेंसी होना चाहिए जॉब में, तो हम लोग फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं, पढ़ इतना लेते हैं, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी की और तमाम तरह की, ताकि हमें क्या मिले? स्टेबिलिटी मिले। ये स्टेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर आज भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कई बार बच्चों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती सरकारी नौकरी कराना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज भी हमारा प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है अच्छी नौकरियां देने में और इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो रियल वेजेस है वो भी नहीं बढ़ रहा है। जो जॉब्स हैं अभी वो लो प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, रियल वेजेस इतना बड़ा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेगुलर वेज वर्कर 40% के आसपास, और जो कैजुअल वर्कर हैं इन्हें इनकी जो रियल वेजेस है पिछले 1 दशक में नहीं बढ़ी है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यार क्वालिटी तो अभी बात कर ही लिए। मेजर जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर में 90% जॉब्स क्रिएट हो रही है और 90% जो जॉब्स है वो कैसी होंगी? चाय वाले, पकोड़े वाली, इस तरह की जॉब्स होंगी। तो यहाँ पर आपकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत ख़राब होती है। 12 घंटे काम करवा लेते हैं, कभी 13 घंटे करवा लेते हैं, 14 घंटे। आपको जो वेजेस मिलती है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, आपको ना छुट्टी मिलती है, ना आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं दी जाती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब बहुत ख़राब होती है और 90% जॉब्स जो हमारे यहाँ क्रिएट हो रही है वो इनफॉर्मल है। लो प्रोडक्टिव और लो अर्निंग जॉब्स इंडिया में मेनली क्रिएट हो रही है। रियल वेजेस की अर्निंग की बात करेंगे, या जो रियल वेजेस हैं वो आपकी या तो स्टैग्नेंट है पिछले 2 दशक में या तो डिक्लाइन हुई है। 40% रेगुलर वर्कर ऐसे हैं और 51% कैजुअल वर्कर ऐसे हैं जिन्हें डेली की मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही है, जो कि सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है 480 रुपये पर डे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, आईएलओ रिपोर्ट में वेज डिप्रेशन की बात की गई है। तो ये आपको क्वेश्चन इसी तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिया में वेज डिप्रेशन प्रिवेलेंट है, इसके क्या रीज़न है और इसको काउंटर करने के लिए क्या मेजर आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो वेज कम क्यों है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब है। दूसरा, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है, स्किल और अनस्किल के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपको बताना होगा कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स कैसे आएगी, पहली चीज़, और दूसरा आपको बताना होगा कि लोगों की स्किल कैसे बढ़ाई जाए। ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वालिटी और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर फॉर्मल सेक्टर में इतनी जॉब्स कम क्यों आ रही है। ठीक, तो पहला रीज़न तो ये कि यार पब्लिक सेक्टर में पहले बहुत जॉब्स आती थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के कारण पब्लिक सेक्टर की जॉब्स ख़त्म हो रही है। आज भी बहुत वैकेंसीज हैं, लेकिन सरकार जो है, जो पैसा है उनके पास उतना ज़्यादा नहीं है और सैलरी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं पाता, इसलिए सरकार धीरे धीरे जो लोग हैं उनको हायर नहीं कर रही है। जो ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें 3-4 डिपार्टमेंट दे दिए हैं। इवन आईएएस की अगर आप बात करें, 200 मुश्किल से 100 या 150 के आसपास आईएएस की पोस्ट निकलती है और ऑलमोस्ट इंडिया में 6000 आईएएस की वैकेंसी है केवल। तो सरकारी जो है वैकेंसीज आ नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा क्या रीज़न है?
जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डिजिटल इकॉनमी, नॉलेज इकॉनमी बढ़ रही है, उसके कारण भी जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हो रही है फॉर्मल सेक्टर में, मैकेनाइजेशन होने के कारण, ऑटोमेशन होने के कारण। थर्ड क्या चेंजेस आ रहे हैं, गिग इकॉनमी। गिग इकॉनमी के कारण भी कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मैं आपको गिग इकॉनमी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है, इंडिया में जो लेबर लॉ है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, इसलिए लोग, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, वेंडर के थ्रू लोगों को रखती है। जो फॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल नेचर की जॉब आ रही है वो किसके कारण होती है, रिजिड लेबर लॉस के कारण ही होती है। तो ये लॉस को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा पेपर वर्क और इतने सारे झंझट रहते हैं कि लोग बोलते हैं अरे यार तुम कोई और हायर करे, हमारे यहाँ भेज दो, हम पैसे दे देंगे इनको बस। तो ये वेंडर के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट, सस्ते लेबर मिलते हैं, इसलिए इनफॉर्मल तरीके से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप को शुरुआत में स्टार्टअप्स जो है ना, रिलाय करते हैं इनफॉर्मल नेचर वाली जॉब्स पे, है ना, ज़्यादा पैसा दे नहीं सकते। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी फॉर्मल सेक्टर में इतनी जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, जेंडर गैप की बात कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कैसे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो जेंडर गैप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अगर हम इंडियन लेबर मार्केट की बात करें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जेंडर गैप इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ रिमेन्ड ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर द पास्ट 2 डिकेड। स्टेटमेंट 1, इस तरीके से स्टेटमेंट उठ के आते हैं। क्या कह रहा है कि जो जेंडर गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है पिछले 2 दशकों में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा आपको, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ यंग मैन वॉज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ यंग वुमेन। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। 2022 के डेटा के हिसाब से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है यंग मैन का वो कितना है, 61%, और यंग वुमेन का कितना है, 22 इंटू 3, 20 इंटू 3 करोगे तो 60 के आसपास आएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो यंग मैन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 3 टाइम्स है यंग वुमेन से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, जेंडर गैप वॉज सिमिलर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस तरीके से आपको 3 स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे जाएंगे, और फिर पूछा जाएगा ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट एंड नन। तो ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2019 के बाद से जो यंग वुमेन है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा एंगेज हो रही हैं रेदर देन यंग मैन। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ 5 पॉइंट ऐसे कहे गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं रिपोर्ट में, जो कि आप जो है अपने लिख सकते हैं मेंस के आंसर में। किस तरीके से हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है अमॉन्ग यूथ उसे कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो सरकार को 5 चीज़ों पे फोकस करना होगा। फर्स्ट है मेक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। हमको जो प्रोडक्शन करना है या फिर जिस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव सेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आईटी सेक्टर में इतनी जॉब क्रिएट नहीं होते, हाई स्किल जॉब क्रिएट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनस्किल्ड जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं और ज़्यादा लेबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन को हमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव बनाना होगा, ग्रोथ भी इन्हीं सेक्टर की ज़्यादा करनी होगी। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये सारे इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, हमें क्वालिटी ऑफ जॉब को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। जो इनफॉर्मल सेक्टर में सारे जॉब्स हो रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में जॉब इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमें स्किल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो नॉलेज गैप है उसे कम करना, प्रॉपरली स्किल प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये हमारा थर्ड जो है क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। इसके अलावा सरकार को मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके से रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके, और सरकार जो है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में लगी है, कैपेक्स बढ़ाने में लगी है। तो सरकार जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करे, अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में एम्प्लॉयमेंट को मेन टारगेट रखना चाहिए, और नॉन फार्म सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि एग्रीकल्चर से लोग उठ कर के कहाँ आए, नॉन फार्म सेक्टर में जॉब करें, ताकि एग्रीकल्चर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़े और नॉन फार्म सेक्टर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़े। नेक्स्ट और लास्ट है एमएसएमई को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एमएसएमई जनरली लेबर इंटेंसिव जॉब्स क्रिएट करते हैं, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। मैकेनाइजेशन इन कंपनीज़ में होता नहीं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर जो काम होता है वो लेबर
लेबर के थ्रू होता है, इसलिए एमएसएमई पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है और इस सरकार को जो है एमएसएमई को सपोर्ट करना चाहिए और इसे डिसेंट्रलाइज करने पे फोकस करना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, 4-5 कुछ सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए लेबर मार्केट को सेफ बनाने की ज़रूरत है, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं पार्टिसिपेट कर सकें, लेबर फोर्स में एंटर हो सके और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ सके। उससे भी हमारी जो जॉब्स हैं और ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा। तो ये कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, ये कुछ हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसके लिए आप जो है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और कई तरह की जो भी स्कीम्स चल रही है उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था यार, इस पे 100% क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपांशन हिट ट्राइबल्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के थ्रू हम कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे, COP 15 के बारे में बात करेंगे, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा की जाएगी जो कि सक्सेसर है IG टारगेट्स का। ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 30x30 डील के बारे में भी बात करेंगे। अब न्यूज़ में क्यों आए हैं ये देख लेते हैं। तो रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। कहाँ पर और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ अरिज़ोना ऑन मार्च 21 और 22। ठीक, कॉन्फ्रेंस को सिंपोसिज्म भी बोलते हैं। अगर आपको कोई SSC या किसी भी पेपर में आ जाए सिंपोसिज्म तो इसका मतलब कॉन्फ्रेंस होता है। तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल और उस वक्त जो है स्पॉटलाइट पे क्या चीज़ आई, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इसको अगर हम इंडिया का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है उसके साथ जोड़ करके देखें तो जो ट्राइबल लोग होंगे, जो इंडिजिनस पीपल होंगे, उनके राइट्स के वॉयलेशन होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। जो ट्राइबल होंगे वो सबसे ज़्यादा, अगर ग्लोबल फॉरेस्ट का एक्सपेंशन होता है तो सबसे ज़्यादा हिट कौन करेंगे, ट्राइबल लोग करेंगे। और उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। उससे पहले हम लोग CBD के बारे में पढ़ लेते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं और कहाँ से ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक, तो 1992 में रियो समिट हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। रियो और समिट के 3 प्रोडक्ट थे। उसका जो पहला प्रोडक्ट था UNFCCC फ्रेमवर्क जो कि ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। दूसरा जो फ्रेमवर्क था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था और उसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन था। 1993 में जो है ये एनफोर्स हुआ। 196 कंट्री ने इसे साइन की, रेटिफाई की। इसका मेन एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। जो मेन टारगेट था, 3 एम थे इसके, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, एंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड थर्ड प्रमोट फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसका इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। ये 3 चीज़ों पर ये कन्वेंशन बनाया गया था। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अंदर और भी कई सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल बनाए गए। आगे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती चली गई, जैसे कि नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसी से रिलेटेड है। अगर ये प्रोटोकॉल आपको आते हैं और ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखाई देती है, CBD से रिलेटेड आता है, तो आपको यही ऑप्शन लगाना होगा, नागोया और कार्टाजीना प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, वो कैसे रिलेटेड है, UNFCCC फ्रेमवर्क से। उसी तरीके से नागोया और कार्टाजीना प्रोटोकॉल CBD से संबंधित है। 2010 से 20 में कुछ टारगेट सेट किए गए जिसका नाम था IG टारगेट 2010 से 20 के बीच में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है ना, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 नंबर की कंक्लूड हुई है। तो 2010 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसका रिजल्ट क्या था, IG टारगेट। इसको रिप्लेस किसने किया है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल GBF ने, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने। जो COP 15 हुआ था उसमें उसका प्रोडक्ट क्या है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। पूरे 4 साल तक के नेगोशिएशन हुआ, कंसल्टेशन हुआ और उसके बाद ये
बेसिकली कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया। इसके हिसाब से टोटल 4 गोल्स बनाए गए हैं। आईसी टारगेट्स में लगभग 20 टारगेट्स थे, इसमें 4 गोल हैं जो कि बाय 2050 कंप्लीट करने हैं और 23 टारगेट्स हैं बाय 2030 तक जिसे कंप्लीट करना है। जो टारगेट्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस, ड्राइंग अप स्ट्रेटजीज फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड साइंटिफिक कॉपरेशन एंड एन एग्रीमेंट ऑन सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक, तो ये सारी चीज़ों पर टारगेट्स बनाए गए हैं। 23 टारगेट्स बनाए हैं जिसे 2030 तक कंप्लीट करना है, और जो 4 गोल हैं उसे कब तक कंप्लीट करना है आपको? बाय 2050। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट 3 ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। टारगेट 3 क्या है? जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो अभी 16% है टोटल वर्ल्ड टेरेस्टेरियल एरिया का। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरीन नेशनल पार्क, ठीक, कोस्टल नेशनल पार्क, ये सारे मिला करके टोटल वर्ल्ड टेरेस्टेरियल एरिया का कितना परसेंटेज है प्रोटेक्टेड एरिया? 16%। इसको कहाँ पहुँचाना है? 30% एटलीस्ट पहुँचाना है बाय 2030। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट को एक्सपांड करो, यहाँ ये बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सपांड करो। तो सरकारें क्या करेगी? जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, और ऑलरेडी फॉरेस्ट में कौन रहता है? ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो टारगेट 3 है इसी को ट्राइबल पीपल के राइट्स के वायलेशन से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक पॉइंट याद रखेंगे, 30-30 डील के बारे में आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। 30x30 डील क्या है? इसमें जो पहला 30 है उसमें ये बात की गई है कि 30% जो लैंड है उसे रीस्टोर करने की बात की गई है। लैंड या फिर सी इकोसिस्टम को रीस्टोर करने की बात की गई है बाय 2030। और दूसरा जो 30 है इसमें प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ाने की बात की गई है, 30% करने की बात की गई है। तो 30x30 डील भी याद रखेंगे, प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है। तो टारगेट 3 की बात की, प्रोटेक्टेड एरिया बढ़ाएंगे। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा यार? इम्प्लीकेशन सिंपल है, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ट्राइबल लोग ज़माने से रह रहे हैं उसको प्रोटेक्टेड एरिया कर देंगे, और प्रोटेक्टेड एरिया जैसी होगा ट्राइबल पीपल्स के राइट का वायलेशन होगा। जैसे कि देखा जाए कि टोटल नेशनल पार्क इंडिया में 106 हैं, उसमें से 84% जो इंडियन नेशनल पार्क हैं वो वहाँ बनाए गए हैं जहाँ पर इंडिजिनस पीपल रहते हैं या फिर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं। ठीक, तो GBF जो फ्रेमवर्क है उसके कारण ट्राइबल पीपल के राइट्स का और एग्जिस्टेंस का वायलेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। प्लीज़ ये याद रखेंगे, जो न्यूज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको पूछी जा सकती है। ऐसे लिखा आ सकता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आगे स्टेट का नाम, दूसरा सेंचुरी आगे स्टेट का नाम, तीसरी सेंचुरी आगे स्टेट, इस तरह से पूछा जाता है। तो रिसेंटली जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जा रहा है, उसके कारण 162 ट्राइबल विलेजेस को लोकेटेड कहीं और करना पड़ रहा है। डायरेक्टली यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा नौरादेही सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेंचुरी है, वहाँ पर भी जो है एक्सपांशन का काम चल रहा है, और उससे 62 विलेज जो है अफेक्ट हो रहे हैं जहाँ पर मोस्टली ट्राइबल पीपल रहते हैं। इसके अलावा असम में बराक भूबन वाइल्ड लाइफ, ये ध्यान रखेंगे यार, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इनके स्टेट्स का याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इससे जो अफेक्ट होने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिजिनस पीपल हैं। लेकिन यहाँ पर खासी लोग बहुत ज़माने से रह रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो लैंड ली गई है उसमें किसी का भी अधिकार नहीं है और कोई भी ट्राइबल लोगों ने उसे क्लेम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टेड एरिया बढ़ेंगे उससे डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट होगा? ट्राइबल पीपल को इम्पैक्ट होगा। तो क्या करना चाहिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यार? पहला तो इनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है, जो कि पैसा के अंदर कहा गया है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के अंदर जो प्रोविजंस हैं जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट की बात की गई है, जब तक ट्राइबल लोगों की आप कंसेंट नहीं लेंगे वहाँ पर आप प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं कर सकते। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इनके जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट और कलेक्टिव राइट, इसे रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। और प्रोटेक्टेड एरिया वहाँ पर जो है
घोषित करने की ज़रूरत है जहाँ पर ट्राइबल पीपल नहीं रहते। नॉन ट्राइबल पीपल जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी जो है आपको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। इससे जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनका भी एरिया बढ़ जाएगा, एक्सपांशन भी हो जाएगा फॉरेस्ट का, और प्लस जो ट्राइबल के राइट्स हैं वो भी इतने वायलेट नहीं होंगे। तो ये यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें कन्मिंग, मॉन्ट्रियल, जीबीएफ आपको पूछा जा सकता है, 30x30 डील आपको पूछा जा सकता है। इनको ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।